वेरी वॉर्म वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 22 अप्रैल 2022 है और आज हमारे टेबल के ऊपर है 5 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़। गवर्नमेंट ने ईवी मेकर्स को कुछ कहा है, सेंटर का बोरोइंग प्लान है, उसके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव रशिया इंडिया ट्रेड और इंडिया यूएस टाइज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इजंट इट कि एक तरफ भारत रशिया के साथ भी डिस्कस कर रहा है और दूसरी तरफ भारत यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, एक प्रकार की स्वतंत्रता। ना तो हम रशिया की टीम में हैं, ना तो हम यूएसए की टीम में हैं। हमारी खुद की टीम है, हम अपने खुद के कैप्टन हैं। वी आर द कैप्टन ऑफ आवर शिप और हम दोनों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट में एक इंटरेस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़े हुए कुछ आंकड़े हैं। गवर्नमेंट टू ईवी मेकर्स। भारत सरकार ने जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स हैं उनको एक आदेश दिया है और कहा है कि जितने भी डिफेक्टिव ऐसे पीसेस हैं, जितने भी डिफेक्टिव स्कूटर्स हैं, तो उनको आप वापस बुलाइए। वापस इन द सेंस कि आप अपनी फैक्ट्री में या फिर वर्कशॉप में उनको वापस बुलाइए, चेक कीजिए कि क्या इश्यूज़ हैं इनमें। अगर कोई इश्यू नहीं है तो कस्टमर को वापस दे दीजिए, अगर कोई इश्यू है तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। और ये चीज़ क्यों कही है? क्योंकि एज वी नो, आई एम श्योर आपको पता होगा कि बहुत सारी जगहों पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, पर्टिकुलरली जो टू व्हीलर्स हैं, उसमें आग लगने के केसेस सामने आए हैं। कुछ लोगों की मृत्यु हुई है इसमें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कुछ लोगों को सीवियर बर्न इंजरीज हुई हैं और नितिन गडकरी साहब ने एक वार्निंग दी है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेकर्स को कि अगर आपने ये डिफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को वापस रिकॉल नहीं किया या फिर जितने भी व्हीकल्स हैं आप उनको वापस, व्हीकल मीन्स आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अगर मन में डाउट है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कोई इश्यू है या फिर हो सकता है, तो तुरंत ही वापस बुला लीजिए। कस्टमर को गाइड करने के लिए अगर आपको बुलाना है तो बुला लीजिए। सरकार ने कह दिया है, मंत्री साहब ने कह दिया है कि अगर फिर बाद में पता चला तो हैवी पेनल्टी के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनीज को तैयार रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट आने वाले समय में जल्द ही क्वालिटी सेंट्रिक गाइडलाइंस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर जो क्वालिटी सेंट्रिक गाइडलाइंस है, इसको भी इश्यू करने वाली है। इसके ऊपर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, यानी कि इसके ऊपर काम जो है वो चल रहा है। सरकार कुछ गाइडलाइंस को तैयार कर रही है और इसी के साथ साथ सरकार ने CFEES, इस पर्टिकुलर सेंटर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इन मैटर्स को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में जो आग लग रही हैं उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए। नाउ डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोजिव एंड एनवायरमेंट सेफ्टी, CFFES जो हैं, ये एक लेबोरेटरी है। और ये किसके तहत काम करती है? ये लेबोरेटरी किसकी है? तो ये DRDO की लेबोरेटरी है और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के फायर इंसिडेंट को ये एनालाइज करने वाली है, इन्वेस्टिगेट करने वाली है। द रीज़न वाई दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि CFEES जो है ये न्यूज़ में 3-4 बार अभी आ चुका है। तो MCQ आपको पूछा जा सकता है कि ये जो CFEES है ये किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करता है। आपको ऑप्शंस ऐसे कुछ दिए जाएंगे, इसरो, फिर DRDO, राइट, और इसके अलावा DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, या फिर आपको ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एक्सेट्रा, ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि CFEES जो है ये DRDO की एक लैब है और मिल गया आपको 2 मार्क, 2.5 मार्क्स, जो भी डिपेंड्स के कौन सी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा। यू हैव टू रिवाइज इट, यू हैव टू पे अटेंशन टू इट। ठीक है, आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। 100 से भी ज़्यादा पॉडकास्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और आने वाले समय में और 30-40 पॉडकास्ट जो हैं 1 by 1 धड़ाधड़ मैं रिलीज़ करने वाला हूं। और प्लान ये है कि आपको आने वाले समय में लगभग 30-40 जितने पॉडकास्ट जो हैं, फ्रेश पॉडकास्ट डिलीवर किए जाएंगे। तो अगर आपने जो अभी तक के पॉडकास्ट नहीं सुने हैं, डू चेक इट आउट। 5-6 मिनट का एक पॉडकास्ट होता है मैक्स, कई पॉडकास्ट 10 मिनट के भी हैं, लेकिन 3-4-5 मिनट के आसपास की इसकी रेंज होती है। बट आई एम श्योर, आई कैन बेट के इट विल बूस्ट यू। स्टार्ट योर डे विद दिस पॉडकास्ट, राइट? गिव 5 minutes and then you will see a big change how your day starts. Center's borrowing plan.
सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो मार्च 2022 में जो बोरोइंग का प्लान तय किया था तो उसमें ही सरकार आगे बढ़ेगी। एंड वी नो के जो सरकार की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो जो बॉन्ड्स है बेसिकली, तो बॉन्ड्स का इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो है, जो यील्ड है, वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि देखिए रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी बड़ा है। फिर रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल की इम्पैक्ट, इंटरेस्ट रेट यूएसए ने इंक्रीज़ कर दिया, तो ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट जो है वो यील्ड पर आ रही है। और ये आंकड़ा जो है वो कुछ 7.25% तक पहुंच गया था, और अब ये 7.10% पर हैं। और सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर इस बॉन्ड मार्केट के ऊपर नज़र रख रही है कि कैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है इसकी इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रही है। सरकार जो है वो कुछ अब लग रहा है 28 जनवरी 2022 की बात करें तो स्विच ऑपरेशंस की है। तो पहले सरकार 14.95 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने वाली थी, लेकिन अब सरकार 14.31 लाख करोड़ रुपीस जो है वो बोरो करेगी, थोड़े पैसे कम बोरो करेगी। और फर्स्ट हाफ जो है फाइनेंशियल ईयर 23 का, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये फर्स्ट हाफ हो गया फाइनेंशियल ईयर 23 का। इन 6 महीनों के अंदर सरकार 8.45 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने वाली है। और सरकार ने मार्च में 2.4 लाख करोड़ रुपीस जो है वो राज्यों को भी प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, रशिया इंडिया ट्रेड की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और रशिया की जो सेंट्रल बैंक है उनके एग्जीक्यूटिव्स, उनके ऑफिशियल्स की मुलाकात मुंबई की एक होटल में हुई। और ये मीटिंग जो है इसमें दोनों देशों ने, व्हेन आई से देश, आई एम टॉकिंग अबाउट आरबीआई एंड रशियन सेंट्रल बैंक, तो दोनों बैंक्स जो हैं या फिर दोनों देशों ने पेमेंट ऑप्शन को लेकर डिस्कशन की कि कैसे हम एक दूसरे के साथ व्यापार करते रहें और कैसे हम एक दूसरे को पे करेंगे। और इसमें ऑफ कोर्स रुपी रूबेल ऑप्शन को भी एक्सप्लोर किया गया। रुपी रूबेल यानी कि अगर हम उनसे चीज़ें खरीदेंगे तो वी विल गिव देम रूबल, एंड इफ़ दे विल परचेज थिंग्स फ्रॉम अस दे विल गिव अस रुपी। तो रुपी और रूबेल ऑप्शन को हमने डिस्कस किया। और इसी के साथ दोनों देशों ने यह भी तय किया है कि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, यानी कि इसको लेकर एक पक्के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए ताकि दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हैं वो चलता रहे, दोनों देशों के बीच में बैंकिंग ऑपरेशंस चलते रहें, ताकि ये सैंक्शंस और इस प्रकार के जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की इम्पैक्ट जो है वो रशिया और इंडिया के ट्रेड पर ना हो। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये कि इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कशन हो रही है ट्रेड को लेकर, और वो भी ऐसे समय में जब रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है। इंडिया यूएस टाइज इन न्यू एरियाज। राजनाथ सिंह साहब जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एंड यूएस हैव डिसाइडेड टू एडवांस कोऑपरेशन इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो सनराइज टेक्नोलॉजीज हैं, इसमें दोनों देश मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। ये बात राजनाथ सिंह साहब ने बताई। और देखिए, एक तरफ इंडिया और रशिया का ट्रेड चल रहा है, एक तरफ इंडिया और यूएसए के बीच में टाइज जो है वो इम्प्रूव होते जा रहे हैं। तो इट्स ए वेरी गुड, मीन्स आई वुड से कि हमारे देश की जो फाइनेंस के पार्टन फॉरेन पॉलिसी जो है, नॉट फाइनेंस पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर साहब जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसके बाद वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बने, और नरेंद्र मोदी साहब का उन पर एक भरोसा है, एक विश्वास है कि ही इज़ द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब। एंड टू बी ऑनेस्ट, वो अपने आप को प्रूव भी कर रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से भारत ने अपने आप को पोजीशन किया है कि एक तरफ रशिया और एक तरफ यूएस एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करके चल रहे हैं। सी, चाइना भले ही कितना ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन चाइना के और यूएसए के रिलेशनशिप इतने नहीं हैं। चाइना और रशिया के रिलेशनशिप अच्छे हैं, लेकिन चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। और देखिए हमारी खासियत कि हम दोनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग, इजंट इट। अब बात करें कम्युनिकेशन की, तो सॉरी, जो सनराइज सेक्टर है उसकी तो नंबर 1 आता है उसमें कम्युनिकेशन, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नंबर 3 पर हैं, क्वांटम। इट्स नॉट के ये एरियाज़ के वेटेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिस्ट आपको दे रहा हूँ। तो नंबर 1 कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम साइंस, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ समय पहले ही वॉशिंगटन में इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग हुआ। इसका मतलब ये होता है 2+2 में कि भारत के जो
मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर को और वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को। ठीक है, तो इसमें 2+2 ये 2+2 एक फॉर्मेट है। हमारे मिनिस्टर साहब ने प्राइवेट प्लेयर्स, दोनों देशों की कंपनीज जो हैं उनको कहा है कि आप मिलकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, जॉइंट डेवलपमेंट कीजिए, प्रोडक्शन कीजिए डिफेंस प्रोडक्ट्स का भारत में। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है तो इसका फुल यूटिलाइजेशन कीजिए। राइट, यूएसए की कंपनी भारत की कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकती हैं, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सकता है भारत में, डिफेंस सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत किया जाता है और किया जा सकता है। और अमेरिकन कंपनी को एक ओपन इनविटेशन दिया है कि आप आइए भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को स्थापित कीजिए, भारत आपको फुल सपोर्ट करेगा। और पिछले 5 सालों का आंकड़ा देखिए, ये डिफेंस रिलेशनशिप कितना इंप्रूव होते जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारत ने जितना भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स किया तो इसका 35% जो है ना वो हमने यूएसए को भेजा और इसकी कीमत है $2.5 बिलियन, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर। पिछले 3 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर ने 11 मिलियन जॉब्स जनरेट की है, 11 मिलियन जॉब्स। और बाकी की इकोनॉमी ने पेंडेमिक के टाइम पर जब 15 मिलियन जॉब्स लोगों की चली गई तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का कहना यह है कि ऐसा समय में एग्रीकल्चर सेक्टर ने जॉब्स जनरेट की। अकॉर्डिंग टू CMIE कंज्यूमर पिरामिड्स हाउस होल्ड सर्वे, ये इस सर्वे का नाम है, और इस सर्वे के मुताबिक 2021-2022 में 4.5 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर ने जनरेट की। और टोटल जो अनएम्प्लॉयमेंट है 2020-21 में 21.7 मिलियन जॉब्स जो हैं वो पेंडेमिक के टाइम पर चली गई। लेकिन ऐसे समय में 3.1 मिलियन एक्स्ट्रा जॉब्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर ने ऐड किए। एंड द रीज़न इज़ गुड मॉनसून। अच्छी बारिश जब होती है तो अच्छी फसल होती है, अच्छी फसल होती है तो ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये 3 चीज़ों की वजह से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट कर पाया। So that's basically everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for watching this video. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.